साथियों, वाईएस में स्वागत करते हैं। और आज क्लास 6 का आखिरी चैप्टर है 8 नंबर, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, इसके बारे में अगले क्लासेस में हम लोग जब पढ़ेंगे बड़े कक्षाओं में, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है इसका थोड़ा सा बेसिक हम लोग बस स्टडी करेंगे। ठीक है, आज ये क्लास 6 का अंतिम चैप्टर है और कल गैप देके आपको परसों आपका टेस्ट होगा पूरा क्लास 6 का एनसीईआरटी का। या तो वीडियो से चाहे जैसे भी रिवीजन करना होगा कर लीजिएगा। इसके फैक्ट से टेस्ट होगा, ये मत समझिए केवल इसका ऑब्जेक्टिव रहेंगे बाहर वाले। इसके अंदर के फैक्ट से हम क्वेश्चन बनाएंगे, उससे आपको टेस्ट देंगे, आपको बताना है कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, इसको कह रहा है कि सबसे पहले मौसम के बारे में हम बात करते हैं। इसी के बारे में बताया है कि मौसम जो है क्या है, जो हमारा दिन प्रतिदिन की जो घंटों का, समय का, दिन का जो हमारे वायुमंडलीय परिस्थितियाँ होती है उसको मौसम कहा जाता है। क्योंकि आज मानिए सुबह में वर्षा हो गई तो कहीं का मौसम खराब हो गया, वर्षा हो रहा है। ठीक है, दोपहर में गर्मी पड़ गई तो मौसम गर्म हो गया। यानी कि नहीं कहा जाता कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, वही हाल है कि मौसम जो है पल पल बदलता है, उसको मौसम कहते हैं। जलवायु क्या होता है कि जलवायु एक लंबे समय का औसत निकाला जाता है। मानिए 5 साल का मौसम का औसत निकाला जाएगा कि 5 साल में भारत में गर्मी कितना पड़ी है, 5 साल में ठंडी कितना पड़ी है, और ये 5 साल के हिसाब से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको जलवायु। तो जलवायु एक लंबा टर्म पीरियड का चीज़ है और मौसम जो है एक शॉर्ट टर्म पीरियड का ये माना जाता है। तो चलिए इसके बारे में लिखा हुआ यहीं पढ़िएगा। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं, अतः दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। यहाँ से हाईलाइट कर लीजिए, इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल है। मतलब कि दिन प्रतिदिन का वायुमंडलीय दिन प्रतिदिन का परिवर्तन ही क्या कहलाता है, मौसम, जिसमें तापमान भी बदल सकता है, वर्षा भी बदल सकता है, या फिर आपके सूर्य का विकिरण मतलब सूर्य की जो किरणें हैं उसमें भी परिवर्तन आ सकती है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडी होती है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें ज़्यादा नहीं, बस इसका यहीं तक हाईलाइट कर लीजिएगा, यहाँ तक वही ज़रूरी था, यहाँ से यहाँ तक, इधर बस ऐसे ही बता रहा है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों का पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब अपनी ऊनी वस्त्रों के बिना ठंडी लगने लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं सामान्य तो चलती है, आप इसमें गर्म चीज़ें खाना पसंद करेंगे। सिंपल सी बात है कि जब ठंडी पड़ता है तो हम लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र, जो कि हमको क्या होता है कि थोड़ा सा गर्म हमको दे। और वहीं गर्मी के दिनों में क्या होता है, हम लोग सूती वस्त्र टाइप का पहनते हैं ताकि हमको ठंडी मिले। ठीक है, वही कहा जाए कि गर्मी के दिनों में देखिएगा कि हम लोग क्या करने लगते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। वही ठंडी के दिनों में हम लोग चाय पीने लगते हैं। सबसे अच्छा यही एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। ठीक है, नीचे देखिए, सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम है दिसंबर से लेकर फरवरी तक। इसको ठंड का मौसम या सर्दी का मौसम कहा जाता है। कब से? दिसंबर से फरवरी तक। मार्च से लेकर मई के महीना को हम लोग गर्म का मौसम या गर्मी का मौसम कहते हैं। जून से लेकर सितंबर को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम, क्योंकि इसमें हम लोग जून से मानसून आता है, सितंबर तक चलता है। अक्टूबर और नवंबर के मौसम को लौटता हुआ मानसून कहते हैं, जबकि आपको स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे क्या इसके बारे में दिया हुआ है। आगे देखिएगा तो इसमें दिया हुआ है कि शीत ऋतु के बारे में दिया कि ठंड के मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ये सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? मकर रेखा में। हमने बताया था कि यहाँ पर कर्क रेखा, यहाँ मकर रेखा, जिसके कारण हमारा सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे ठंडी पड़ने लगती है। वही 22 दिसंबर वाली बात आपको याद आ रही होगी। ठीक है, पीछे के कक्षाओं में नहीं देखा हो तो अपने 7 वीडियोज़ के हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं, देख लीजिएगा। ग्रीष्म ऋतु क्या है? गर्मी के मौसम में सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी रेखा कर्क रेखा पर चमकती है, तापमान बहुत अधिक होता है। इस दिन में समय गर्म एवं शुष्क पवनें बहने लगती है, जिसको लू कहते हैं। ठीक है, दोनों को हाईलाइट कर लीजिएगा इसको। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ में इसको जो आपको प्रकृति दिया हुआ है, प्रक्रिया दिया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। आते हैं डायरेक्ट इसमें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसको समझिएगा। सबसे पहले ये मानसून चलती किधर से? स्थलों से, समुद्रों से स्थलों की ओर चलती है। और इसका डायरेक्शन क्या है? ये वाला। तो जिधर से चलना स्टार्ट करती है ना, वो डायरेक्शन होता है। ये कौन सा दिशा है? दक्षिण और पश्चिम है, तो इसका नाम क्या हुआ? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। सबसे पहले केरल में आती है जून के प्रथम सप्ताह में, आगे कक्षाओं में डिटेल में दिया है। उसके बाद से धीरे धीरे ऐसे बढ़ती है। इसके 2 ब्रांचेज हैं, एक अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की। सबसे शक्तिशाली कौन सी होती है? इसमें अरब सागर की शाखा होती है। ऐसे करते करते ऐसे पूरे भारत में धीरे धीरे 15 जुलाई तक फैल जाती है। उसके बाद से यही मानसून जब लौटना स्टार्ट करती है ऐसे, ठीक है, जब लौटना स्टार्ट करती है तो इसको हम लोग नाम देते हैं उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून। और इस मानसून से आंध्र प्रदेश,
यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर ठंडी के दिनों में नवंबर दिसंबर के मौसम में वर्षा होती है। तो कई बार पूछे जाते हैं कि ठंडी के दिनों में पूर्वी तटों पर जो वर्षा होती है किस कारण होती है, तो लौटते हुए मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लौटने से, अभी इसी बार पूछा गया था, ठीक है, टीआरई में। या फिर कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करते हैं, क्या दे रखा है। कह रहे कि यह मानसून के आने तक आगे बढ़ते मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर चलती है। मैंने बताया कि स्थल की ओर से दोनों ओर से चलती है, इधर से भी, ठीक है। वे अपने साथ नमी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। नमी अपने साथ लेके जाती है, आगे चल के जब पहाड़ों से टकराती है तो बादलों से वर्षा स्टार्ट हो जाती है। मानसून के लौटने का समय वहीं इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस समय पवन स्थल से, अब स्थल से किधर चलेगा, समुद्र की तरफ, इधर या फिर इधर चलेगा, ठीक है। इस समय पवन स्थलीय भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ये मानसून हाईलाइट कर लीजिए, मानसून के लौटने का समय है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है, पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। चूंकि अभी हमको क्लास लेना है इसीलिए आपको थोड़ा सा फास्ट में करवा रहा हूँ, इसीलिए फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने बड़ा डिटेल में पढ़ाया है आपको इस चैप्टर को, ठीक है। इसीलिए समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है। भारत के जलवायु को मोटे तौर पे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा से लिया गया, पूछा गया है, जिसको मौसिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि भारत की जलवायु कैसी है। मौसमी जलवायु जो है भारत की उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय का मतलब कि भारत की अवस्थिति उष्णकटिबंधीय कहाँ से, 0 से लेकर कितना होता है 23.5, और भारत की अवस्थिति यहीं पर है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय कहलाता है। और कहाँ का शब्द है मानसून, अरबी भाषा का। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। पूरा को हाईलाइट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला में क्या दे रखा है कि कह रहे हैं कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, मतलब कि कहाँ पर है उस पर निर्भर करेगा, ऊंचाई पर निर्भर करेगा, समुद्र से दूरी पर तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है, कितना ऊंचाई कितना दूरी तथा किस लैटिट्यूड पर मौजूद है, सब इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ मौसम कैसा होगा। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर पे बहुत गर्म होता है, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीले ठंड पड़ता है। कहने का मतलब वही कि भारत में मौसम की विविधता है। क्यों? क्योंकि उनकी भारत की जगहों की स्थिति अलग है, ऊंचाई अलग है, समुद्र से दूरी अलग है, ऊंचावच अलग है, इसीलिए आपको अलग अलग मौसम भारत में पाए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान में आपको गर्मी पड़ती है, वहीं आपके कहाँ पर कारगिल वगैरह या फिर जलीय लद्दाख वगैरह में ठंडी पड़ती है। तटीय क्षेत्रों जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे न ही अधिक गर्म है और न ही ठंडी है, ठीक है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में मानसून राम में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में, मानसून राम में, ठीक है। जबकि किसी वर्ष स्थान जैसे राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही होती नहीं है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह में 9 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया कई बार, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई दिया है कि कहाँ तक हम लोग क्या बोलेंगे, पेड़ों को 1.5 मीटर तक क्या दे, इसका अलग अलग प्रकार दिया, ठीक है। अप्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, जैसे कि बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो वनस्पति उग जाते हैं, ना हम उसको पानी देंगे, ना हम खाद देंगे, न लगाएंगे, उसी को हम लोग प्राकृतिक वनस्पति या फिर नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप देखते हैं। हमें हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, मतलब जो छोटे पौधे होते हैं उनको मानी कि उसको झाड़ी कहते हैं, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं जिनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे कि आम, नीम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यहाँ से हाईलाइट कर लीजिएगा कि जिनमें मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता उसे हम लोग क्या, नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे के किस प्रकार भिन्न है? अगर अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, इनमें वर्षा का मात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि अलग अलग जलवायु में अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर दे रखा है, जलवायु की विभिन्नता का कारण भारत में अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों? हमारे वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस ले पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ों की मिट्टी को बांध कर रखते हैं तथा इस प्रकार मिट्टी का अपरदन रुकता है। मतलब कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं, उसके कारण भी क्या होता है, हमको
हमको क्या होता है कि हमको उबन नहीं होता है, यानी कि हम लोग अच्छे ऑक्सीजन का सेवन कर पाते हैं। इसके अलावा मिट्टी की जड़ों को बांध के रखती हैं पौधे, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, यहाँ पर फ़ायदे आपको बता रखा है, ठीक है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होता है। वन्य जीवों में प्राकृतिक निवास, इसमें वन्य जीव भी निवास करते हैं, जैसे बाघ, हिरण, तेंदुआ। आपने देखा होगा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाना चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोगों को कुछ खास आयोजन जैसे कि वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा कर सकते हैं। मतलब लोगों को जागरूक करना कि पेड़ मत काटिए, इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे आपको यहाँ पर दे रखे होंगे, देख रहे होंगे आप, कि मिट्टी को बांधना, फर्नीचर बनता है, खेल का सामान, ईंधन, चारा, आश्रय, दवाइयाँ, ऑक्सीजन देता है, शहद देता है, फल, गोद एवं लाख, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास, इमारती लकड़ी, रबड़। आसान चैप्टर, इसीलिए फास्ट निकल रहा हूँ, ठीक है। वन्य जीव मतलब कि जीव भी रहते हैं वन्य, उसमें हम लोग वन्य जीव विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है वनों में। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप मतलब सांप वगैरह, रेंगने वाले जंतु, उभयचर पक्षियां, स्तनधारी कीटों तथा कृमियों का निवास होता है, ठीक है। आगे दे रखा है यहाँ पर कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, हाईलाइट कर लीजिए। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। तो गुजरात के गिर वन में क्या है, एशियाई शेरों का निवास है। हाथी एक इंपॉर्टेंट है सारा। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। पूछा जा सकता है हाथी काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कह रहे हैं कि हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कक्ष के रन में पाए जाते हैं। इसको सबको याद करिएगा। जंगली बकरी, हेमतेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सारे जीव दूसरे जानवर जो है जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल, उसके बाद से इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। पूरा को हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। नीचे दे रखा है कि भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है, मतलब बहुत सारी पक्षियाँ। मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, इंपॉर्टेंट है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो कि पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। प्राकृतिक शिकारियों से, उद्यान शिकारियों से पक्षियों को रक्षा करता है। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षियों का नाम बता सकते हैं? मतलब कि पक्षियों को रहने के लिए हम पक्षी उद्यान बनाते हैं जिसमें कि शिकारी से उनकी रक्षा की जा सके। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं कैरत प्रमुख है। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे थोड़ा सा आते हैं तो नीचे देखा कि वनों के कटने तथा जानवरों की शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी सारी प्रजातियां तो समाप्त हो चुकी हैं। उनका बचाने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। जैसे कि बायोस्फीयर बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं जीवों को संरक्षण करने के लिए। सरकार ने हाथियों तथा बाघों के बचाव के लिए बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया था, पता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चला था, याद रखिएगा। हस्त एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाएं शुरू की। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम बता सकते हैं जो कि मानचित्र में उनकी स्थिति बता सकते हैं, ठीक है। आगे आपको दिया है कि आप वन्य जो अभयारण्यों के संरक्षण में भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि हड्डी, सींग तथा पंख के से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हमें अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो पूछा जा सकता है कि अक्टूबर के किस सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। यही बताया गया था। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में दिया है कि कुछ पक्षी पिंटेल, बत्तख, करलियो, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल एस्ट्रिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल एस्ट्रिंट जिसका वजन मात्र कितना होता है, 15 ग्राम, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आती है। बताइए, आर्कटिक प्रदेश से 8000 डिस्टेंस तय करके आती है भारत में। आप सोच सकते हैं इनको प्रवासी पक्षी, यानी किसी विशेष मौसम में जो पक्षियाँ भारत में आती हैं उनको हम लोग प्रवासी पक्षी के नाम से जानते हैं। इसके क्वेश्चन कुछ हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को खत्म करते हैं। छोटा सा चैप्टर था ये, ठीक है, और आसान थोड़ा सा था। विश्व में सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक मानसीराम है। जंगली बकरी तथा हिमतेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली बकरी तथा हिमतेंदुआ जो है ये आपके गिर में आपके हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो आर्द्र पवनें कहाँ? स्थल से
समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स भी दिया हुआ है कि गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में के मौसम में वर्षा होती है, ठंडी के दिनों में, ठंडी के मौसम में वर्षा होती है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर निवास करते हैं, एशियोटिक लाइन, उसी की बात करें। चलिए सेशन कैसा लगा बताइएगा। जो लोग नहीं देखे होंगे पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। एक दिन का समय मैं कल का दे रहा हूँ, परसों टेस्ट होगा आपका, कल तक रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 इसी के साथ आपका 8वां चैप्टर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।